सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर जो कि अप्लाइड केमिस्ट्री के बैक पेपर, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री में बैक है तो हम जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं उनको आप सभी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सभी के बैक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पहला, आप सभी का एक जो डाउट रहता है वो क्लियर कर दूं कि बैक पेपर टफ़ आता है। तो बिल्कुल भी बैक पेपर टफ़ नहीं आता है। बैक पेपर की एक खासियत होती है कि बैक पेपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप के बनते हैं जिससे आप लिख सको। और दूसरा ये रहता है कि बैक लगने के बाद अगर आपने थोड़ा बहुत भी ढंग से लिख दिया है, थोड़ा बहुत भी ढंग से लिख दिया है, तो एग्ज़ामिनर आपको पास कर देता है। जी हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूँ। तो आप सभी थोड़ा सा भी पढ़ लीजिए, जो भी पढ़िए ढंग से पढ़िए और ढंग से लिख देना, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ आपकी सिर्फ एक ही बैक होगी केमिस्ट्री में, और भी बैक होगी तो आराम से दीजिएगा, सारी तैयारी करवा दूंगा। अगर आपने ज्ञान विद सचिन का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर नोट्स की पीडीएफ सेकंड सेमेस्टर के लिए अपलोड करने वाला हूँ। पीवाईक्यू पेपर यहीं पर सारे अपलोड करने वाला हूँ, तो सारे इन्फॉर्मेशन यहीं पर मिलेगी। तो आप सभी अगर आपने ज्ञान विद सचिन का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में पहुँच चुके होंगे। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल वाले तो खास करके इसको डाउनलोड करके रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नोट्स के ऊपर आपको लेकर के चलते हैं। मैं फिर से बता दूं कि आपको बैक क्लियर करने के लिए एक बेहतर नोट्स की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि केमिस्ट्री एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको पढ़ना होता है, और क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है वही नहीं पता होता है, जिसकी वजह से बैक आ जाती है। मैं हमेशा अपने नोट्स से ही पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये नोट्स प्राप्त करना है तो आप सभी को बता दूँ कि मैं स्क्रीन पर आपके लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, आप सभी 9369041920 पे क्या कर लेना, मैसेज कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना, और इसके लिए मात्र 49 रुपीज़ आपके लिए चार्ज है, और आपको नोट्स की पीडीएफ हम दे देंगे। इसे आप पढ़ लोगे तो आपसे क्या होगा कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका ये बेनिफिट है मेरे प्यारे साथियों कि जो भी चीज़ें रहेंगी, देखिए हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा है। इससे आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आराम से पता चल जाएंगी। चलिए, पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है वो समझा देता हूँ कि एक आदर्श ईंधन की क्या क्या विशेषता होती है। आपको जब ईंधन के बारे में पूछेगा तो आप आदर्श ईंधन की विशेषताएं जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे आपके नंबर बढ़ने के पूरे चांसेस रहते हैं। ईंधन क्या होता है आपको पता ही है, वह पदार्थ जो वायु की उपस्थिति में जलने पर ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उसे हम ईंधन कहते हैं। ईंधन क्या होना चाहिए, यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, यह सस्ता होना चाहिए, इसका जो स्टोरेज है जहाँ पर ये रखा जाए उसका स्टोरेज सुविधाजनक होना चाहिए, और एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करना भी इसका सुविधाजनक होना चाहिए। ईंधन के दहन के पश्चात जो अवशेष है, राख है, वो कम मात्रा में हो। दहन जो हो यानी जल्दी से ईंधन आपका जल जाना चाहिए। ज्वलन ताप कम होना चाहिए। अब ज्वलन ताप क्या है आगे यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। इसका दहन जो है नियंत्रण में होना चाहिए, नहीं तो इधर उधर लपटे निकलनी नहीं चाहिए। ईंधन से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए, और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। अब ज्वलन ताप क्या है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री में एक एक नंबर में क्वेश्चंस बनते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर ईंधन को जलाने पर जलना प्रारंभ कर देता है, मतलब कम से कम ताप पर ही जो ईंधन है हमारा जलना प्रारंभ कर दे, उसे हम कहते हैं ज्वलन ताप। यानी ईंधन का ज्वलन ताप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर कम होगा तो वह न्यूनतम ताप पर ही वह जल जाएगा। तो ईंधन का ज्वलन ताप आपको समझ में आ गया। कभी कभी फ्लैश पॉइंट पूछ लेता है, तो फ्लैश पॉइंट क्या है, फ्लैश पॉइंट वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई द्रव ईंधन, ध्यान दीजिएगा, फ्लैश पॉइंट जो है क्या है, वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई द्रव ईंधन अधिक वाष्प देता है, और ज्वाला के समीप लाए जाने पर वह क्या करता है, क्षणिक प्रज्वलित हो जाता है। क्या कहलाता है, प्रज्वलन ताप। इसे हम फ्लैश पॉइंट भी कहते हैं। और ईंधन का फ्लैश पॉइंट जो होता है वो 60 डिग्री से अधिक होना चाहिए। फिलहाल अब मैं जो आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपका कैलोरीफिक वैल्यू है, जो आपकी आपके एग्जामिनेशन में 99.9% चांस है कि आपके एग्ज़ाम में रखा रहेगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है,
ध्यान से इसकी डिफिनीशन समझ लीजिए और कैलोरीफिक वैल्यू समझ जाओगे तो आपको हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू दोनों समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम ईंधन का क्या कहते हैं, कैलोरी मान या ऊष्मी मान या कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम ईंधन लिए और 1 ग्राम ईंधन को हमने पूरी तरीके से जला दिया, जितना हमें ऊष्मा या जितना हमें ऊर्जा प्राप्त हुई उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अब आइए हायर कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर यानी उच्च ऊष्मी मान के ऊपर। जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को, किसी भी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु व ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है। कोई ईंधन, इकाई मात्रा का मतलब 1 ग्राम ईंधन मैंने ले लिया और उस ईंधन को क्या किया, वायु या ऑक्सीजन में क्या किया, हमने पूर्णतः दहन किया, ठीक है। तथा उत्पादों को कमरे के ताप तक ठंडा होने दिया। क्या किया, उत्पादों को, जो भी प्रोडक्ट बना उसे हम क्या किया, कमरे के ताप तक ठंडा होने दिया। इस दौरान उत्सर्जित कुल ऊष्मा ईंधन का उच्च ऊष्मी मान कहलाती है, ठीक है। ईंधन के उच्च ऊष्मी मान को हम क्या कहते हैं, इसे हम कुल ऊष्मी मान, इसे हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, इसे हम कुल ऊष्मी मान भी कहते हैं। और उच्च ऊष्मी जो मान होता है उसमें भाप की गुप्त ऊष्मा भी सम्मिलित रहती है। तो इतना आपको लिखना होगा और इतना आप लिख दोगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। आइए लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की तरफ चलते हैं, जिसे हम LCV कहते हैं और उसे HCV कहते हैं। डायरेक्ट आपसे HCV लिख सकता है। कोई भी ईंधन लिया, 1 ग्राम हमने ईंधन लिया यानी इकाई मात्रा लिया और उसे हमने वायु और ऑक्सीजन में क्या किया, पूर्णतः दहन किया और उत्पादों को क्या किया कि निष्कासित होने दिया, कमरे के ताप तक निष्कासित नहीं होने दिया, उत्पादों को निष्कासित होने दिया। उसे हम क्या कहते हैं, आपका उस दौरान जो ऊष्मा उत्सर्जित हुई उसे ईंधन की हम निम्न ऊष्मी मान कहते हैं। इसे हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, इसे हम टोटल कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं यानी कुल ऊष्मी मान कहते हैं, ठीक है। तो आपकी जो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसे हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बोल दिया था ऊपर, हायर कैलोरीफिक वैल्यू को क्या कहते हैं हम, टोटल कैलोरीफिक वैल्यू, और जो आपकी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है उसे हम नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। हायर कैलोरीफिक वैल्यू के अंतर्गत क्या होती है कि भाप की गुप्त ऊष्मा यानी टोटल कैलोरीफिक वैल्यू में गुप्त ऊष्मा भी रहती है और नेट कैलोरीफिक वैल्यू में भाप की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो नहीं रहती है। बाकी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, LCB बराबर LCB माइनस HCB माइनस लेटेंट हीट ऑफ वेपर, ठीक है। बाकी आप और भी फॉर्मूले हैं जो कि कैलकुलेशन के लिए होता है और आपके जो भी टॉपिक हैं इनसे एक न्यूमेरिकल आता है। अगर आपको न्यूमेरिकल आता रहेगा तो आप सभी कर सकते हो और 99% चांसेस रहते हैं कि एक न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आपको इन सब के बारे में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ाऊँगा। ऑक्टेन नंबर देखिए हाईलाइटर से पहले ही हाइट है। किसी ईंधन की ऑक्टेन संख्या जो होती है वो N हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन के उस मिश्रण में, आइसो जो ऑक्टेन है उसकी परसेंटेज है जिसका अपस्फोटक गुण जो है ईंधन के सैंपल के अपस्फोटक गुण से मिलता है, कुछ नहीं है। ऑक्टेन संख्या पूछ रहा है। ऑक्टेन संख्या जो होती है वो किसी ईंधन की ऑक्टेन संख्या जो है वो N हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिश्रण है और मिश्रण के साथ उसमें आइसो ऑक्टेन की जो परसेंटेज है वो उस ईंधन के नमूने के अपस्फोटक गुण से मिल रही है। ये आपकी ऑक्टेन संख्या है और इसकी डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। ऑक्टेन और सीटेन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। इसका क्या एग्जांपल हो, किसी ईंधन की ऑक्टेन संख्या अगर हम 89 कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि 89% आइसो ऑक्टेन और 11% क्या होगा, N हेप्टेन होगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है सीटेन संख्या। सीटेन संख्या क्या है, किसी ईंधन की जो सीटेन संख्या है, सीटेन तथा अल्फा मेथिल नेफ्थलीन, सीटेन तथा अल्फा मेथिल नेफ्थलीन के मिश्रण में सीटेन की परसेंटेज है, उसमें किसकी परसेंटेज थी, आइसो ऑक्टेन, ठीक है। आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज थी, ठीक है। वहाँ पर किसकी परसेंटेज थी, आइसो ऑक्टेन में आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज थी। यहाँ पर सीटेन की परसेंटेज है और परसेंटेज का क्या है, वह परसेंटेज का आयतन है जिसका ज्वलन विलंब विषम परिस्थितियों में भी डीजल ईंधन के ज्वलन विलंब के समान होता है। अगर हम किसी ईंधन की ऑक्टेन संख्या को 85 ले रहे हैं तो उसमें 85% सीटेन और 15% अल्फा मेथिल नेफ्थलीन का मिश्रण होगा। आइए आगे चलते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा उसको देख लीजिएगा।
बॉम्ब कैलोरी मापक आपसे पूछा जा सकता है, तो चलिए हम एकदम शॉर्ट में बॉम्ब कैलोरी मापक को हम समझा देते हैं, एकदम शॉर्ट में। अब आपका ये थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा, तो ये आप अच्छी तरीके से खुद से इसके डायग्राम को याद करिए और बस आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए मैं पेन को ले लेता हूँ और आप सभी देख सकते हो ये है बिडोलक। बिडोलक का क्या काम है, ये चलता रहेगा और मतलब पूरे जो भी जैकेट है जिसमें पूरा जल भरा हो उसके तापमान को क्या करेगा, ये सेम कर देगा, मतलब चारों तरफ सेम करता रहेगा। बिडोलक का समझ गया आप यूज। तापमापी है, यानी तापमापी का काम होता है टेम्परेचर को मापना, यानी पूरा टेम्परेचर समान हो गया नहीं, ये टेम्परेचर को मापता रहेगा। और ये जल से भरा, जो ऊपर वाला है देख सकते हैं कि ये जल से भरा एक कैलोरी मापक रहेगा। अंदर देखेंगे आप जल भरा हुआ है और जल जो है धातु की बीकर में है, और ये जल जैकेट है सुरक्षा करने के लिए, और ये प्लेटिनम की एक प्याली लगी हुई है जहाँ पर हमारा क्या है, एक बॉम्ब टाइप का बना हुआ है और यहाँ पर हमने ईंधन को अपने रखना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम इसके थ्योरी को समझा देते हैं, ठीक है। चलिए सीधा हम वर्किंग एनिमेशन को समझाएंगे, थ्योरेटिकल को नहीं समझाएंगे। वर्किंग एनिमेशन को समझ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। जिस ईंधन का हमें ऊष्मीय मान ज्ञात करना होता है उसकी मापी गई मात्रा, जितनी भी ईंधन हमें लेनी है, उसको हम प्लेटिनम की प्याली, जहाँ पर मैंने गोला सा करा जहाँ पर ईंधन को रखना है, लेते हैं। 25 एटीएम O2 इन आपका कैलोरीमीटर जल की मात्रा लेते हैं, और मीज़र वैल्यू जो भी रहेगी, ठीक है, उसका हम तापमान मापते हैं, जो कि वाटर टेम्परेचर यानी जो पानी का तापमान है उसको हम मापेंगे। विद्युत चिनगारी द्वारा ईंधन का दहन करेंगे और ऊष्मा के समान वितरण के लिए बिडोलक का प्रयोग करेंगे, और दहन के पश्चात क्या करेंगे, हम तापमान को नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला देख लीजिएगा, फॉर्मूला आप सभी का क्या रहने वाला है, Q बराबर M प्लस स्मॉल w कैपिटल W इस ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपान में स्मॉल w, ठीक है। अगर हम हर एक चीज़ की बात करें तो स्मॉल w की जो वैल्यू है ईंधन का भार है, कैपिटल W जल का भार, M जल तुल्यांक है, T1 क्या है प्रारंभिक तापमान, T2 क्या है दहन के पश्चात का तापमान। टेम्परेचर इन डिफरेंस में T2 माइनस T1 आ जाएगा। आपको जल तुल्यांक की वैल्यू हो सकता है वहाँ पर गिवन हो, ठीक है। तो इस तरीके से यही फॉर्मूला आपको यूज करके क्या करना है, आपको तापमान वहाँ पर फाइंड करना है, या आपको जो भी वहाँ पर पूछ लेगा, ईंधन का भार पूछेगा, जल का भार पूछेगा, जो भी आपको पूछेगा वो बताना होगा। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल मैंने कराया था, जब नोट्स लोगे तो आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है लुब्रिकेशन, ठीक है। लुब्रिकेशन का मतलब है हमारा स्नेहक। स्नेहक क्या है, ऐसे पदार्थ जो मशीन में दो विपरीत दिशाओं में गति करने वाली धातु सतहों के बीच क्या करेंगे, एक परत का कार्य करें और उसके घर्षण प्रतिरोध को कम कर दें, स्नेहक कहलाता है। आपने बहुत सारी मशीनरी देखी होंगी, जो मशीनरी आपकी काम कर रही है उसमें दो परत काम कर रही है, ठीक है। ये आपकी कोई मशीनरी है, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल भी मतलब टचिंग पोजीशन पर रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपस में एक्चुअल टच नहीं हो रहे होते। अगर ये थोड़ा सा इनका बैलेंस बिगड़े और ये टचिंग पोजीशन में हो, या हल्का सा और ये टच होते फिरे, ठीक है, तो इनके बीच में लुब्रिकेशन डाला जाता है, यानी तेल वगैरह ग्रीस वगैरह डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि ये टच हो तो ये जो लुब्रिकेशन है उसके ऊपर ही इनका रगड़ हो, इसकी वजह से ऊष्मा भी उत्पन्न नहीं हो, यानी गर्मी नहीं उत्पन्न होगी, जिससे वो आपके धातु क्षरित नहीं होंगे, फिर रगड़ होने से वो टूटने का भी डर नहीं रहता है। तो यही सारी चीज़ों को सही करने के लिए हम लुब्रिकेशन यानी स्नेहक का उपयोग करते हैं। देखिए मैंने ऊपर से जितना पढ़ाया उतने में आपका 5 नंबर हो जाएगा, +5 वहाँ से लिख लेना, और लुब्रिकेशन से +5 नंबर। इसीलिए मैं मैराथन क्लास में पहले उस चीज़ को कवर कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा, आप घबराइए नहीं। आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, 1.25 घंटा जो भी रहेगा उतने में आपकी बैग पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। मैं फिर से आप सभी से कह दे रहा हूँ कि लुब्रिकेशन जो है एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है, तो यहीं से आपके 10 नंबर हो जाएंगे। तो लुब्रिकेशन का जो टॉपिक है इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, आप इसे दैनिक जीवन से रिलेट करके तैयार कर सकते हो। तो अगर एक स्नेहक यानी अगर ग्रीस ऑयल हो, कुछ भी हो, उसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है तो वो समझिए। एक अच्छे स्नेहक में कई तरीके की विशेषताएँ हो सकती हैं, कौन कौन सी हैं। इसकी जो श्यानता होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मशीन के अनुरूप होनी चाहिए, मतलब कि कितना आपका गाढ़ा हमें रखना है, अपना जो भी लुब्रिकेशन है कितना हमें नॉर्मल रखना है, वो उस तरीके की मशीन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो श्यानता जो होनी चाहिए मशीन के अनुरूप होनी चाहिए।
अधिक दाब पर काम करने वाली जो मशीन है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली मशीन है जो एक दूसरे को रगड़ते हुए चल रही है, तो वहाँ पर कैसा होना चाहिए, वहाँ पर ग्रीस वगैरह नहीं चलेगा, वो जल जाएगा तुरंत ही। वहाँ पर कैसा होना चाहिए, वो ऑयलनेस का गुण होना चाहिए। उस लुब्रिकेशन में कैसा गुण होना चाहिए, ऑयलनेस का गुण होना चाहिए। स्नेहक का प्रज्वलन ताप जो होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए। अभी आपको मैंने दिखाया कि प्रज्वलन ताप क्या होता है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रज्वलन ताप, अभी थोड़ी देर ईंधन वाले में चैप्टर में ही बताया। मतलब जो हमारा ईंधन होना चाहिए वो ऐसा नहीं है कि बस तुरंत दो रगड़ खाई और वो जल करके जीरो हो गया, है ना। तो प्रज्वलन ताप अधिक होने का मतलब ये कि लॉन्ग टर्म तक चलेगा, काफ़ी देर तक रगड़ने के बाद भी ये ईंधन गर्म हुआ लेकिन फिर भी वो अपने जो भी ऑयलनेस का गुण है वो देता रहता है, ठीक है। तो इसका प्रज्वलन ताप जो है वो अधिक होना चाहिए। स्नेहक में पायसीकरण की क्षमता जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, ठीक है। यानी पायसीकरण का मतलब आप सभी समझते हो, ठीक है। अगला हमारा है स्नेहक की श्यानता पर तापक्रम का अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जैसा कि वहाँ ऊपर है, जैसा प्रज्वलन ताप के बारे में समझाया, उसी तरीके से है कि आपका जो भी लुब्रिकेशन है, ठीक है, जो भी लुब्रिकेट है, जो भी आपका ग्रीस ऑयल है, वो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही जैसे हुआ वो टेम्परेचर उसका हाई हो गया। तो इस तरीके से वो अधिक से अधिक टेम्परेचर वियर करने की क्षमता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है अच्छे स्नेहक में ऑक्सीकरण होने की दर कम होनी चाहिए। ऑक्सीकरण होने की दर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ गर्म होकर के उड़ जाना, है ना। तो अगर आपका ऑक्सीकरण होने की दर अधिक होगी तो वो जैसे ही गर्म होगा और उड़ जाएगा, क्योंकि आपकी दो मशीनें जब चलेंगी तो वो जब एक दूसरे को रन करेंगी, एक दूसरे के विपरीत चलेंगी, तो बिल्कुल घर्षण होगा और वहाँ पर ऊष्मा जरूर उत्पन्न होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेहक के कार्य, स्नेहक के कार्य क्या क्या हो सकते हैं। रगड़ने वाली धातु सतहों के मध्य परत के रूप में और उनके सीधे संपर्क को रोकना, ठीक है। दूसरा, उत्पन्न घर्षण को क्या करना, कम करना। मशीनों की दक्षता को बढ़ाना, है ना, मशीनों की दक्षता को बढ़ाना। एनर्जी को कंज्यूम करना, जब सरलता से चलेगी तो हमारी मशीन भी अच्छे से चलेगी तो एनर्जी कम लगेगी। मशीनों की आयु अच्छे से बढ़ जाएगी और मशीनों द्वारा उत्पन्न खटर पटर ध्वनि की आवाज़ को भी कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक आपको हेडिंग डालना है, स्नेहक की आवश्यकता। स्नेहक की आवश्यकता में मशीन की उम्र बढ़ाने में, खपत कम करने में, किस चीज़ की, ऊर्जा को खपत कम करने में, कंपन और झटके कम करने में, ठीक है, ध्वनि कम करने में, मशीनों की दक्षता बढ़ाने में, ठीक है। अब हम आते हैं स्नेहक के वर्गीकरण के ऊपर, ठीक है। स्नेहक को उनकी भौतिक अवस्था और प्रकृति के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया। पहला है हमारा सॉलिड, दूसरा है सेमी सॉलिड और तीसरा है लिक्विड, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सॉलिड लुब्रिकेंट का, ठीक है, सॉलिड लुब्रिकेंट क्या है। इसका प्रयोग जो होता है वो उच्च ताप तथा उच्च दाब वाली मशीनों में किया जाता है। और कौन कौन से हैं, मॉलिब्डेनम सल्फाइड है, टैल्क या सोपरस्टोन है, ग्रेफाइड है। हमेशा एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल नहीं याद रहेगा फंस जाओगे। अगला है हमारा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। ये स्नेहक जो है ठोस और द्रव स्नेहक के बीच में यूज होते हैं। और तीसरा है हमारा लिक्विड लुब्रिकेंट्स, जिसमें द्रव स्नेहक है, वनस्पति स्नेहक है, ऑयल समझ सकते हो आप सभी, ठीक है। अब हम देखते हैं स्नेहक के औद्योगिक अनुप्रयोग क्या क्या हैं। तो ये मशीनों में घर्षण को कम करते हैं, सतह के घिसाव को कम करते हैं, मशीनों की उम्र बढ़ाते हैं, शोर को कम करते हैं, कंपन तथा झटकों को कम करते हैं और ऊर्जा की खपत। तो सब कुछ मिलाकर के एक है, आपको हेडिंग्स कई सारे बना बना करके लिखने हैं और आपका बहुत अच्छी तरीके से काम होगा। और आपसे बियरिंग में स्नेहक के कार्य पूछ सकता है, जो कि सेम कंडीशन से आप लिख सकते हो, ठीक है। स्नेहक की प्रॉपर्टीज़ में आप सभी से दो चीज़ पूछ सकता है, पोर पॉइंट्स यानी पोर बिंदु, वह तापक्रम जिस पर स्नेहक की फ्लूइडिटी लगभग समाप्त हो जाती है, क्या कहलाता है, पोर बिंदु कहलाता है। यानी स्नेहक अब समाप्त हो चुका है, यानी अब यहाँ पर से नया स्नेहक की बदला बदली करना है। अगला हमारा आता है क्लाउड पॉइंट, वह तापक्रम जिस पर स्नेहक जो है वो तेल की तरह, स्नेहक जो है वो तेल के बाद धुंधला दिखाई देने लगता है, ठीक है, तो उसे हम क्लाउड पॉइंट कहते हैं। और वह तापक्रम जिस पर स्नेहक वाष्प में बदलकर जलने लगता है उसे हम क्या कहते हैं, फायर पॉइंट। और वह तापक्रम जिस पर स्नेहक के बहने का गुण समाप्त हो जाता है क्या कहते हैं, उसे हम फ्लो पॉइंट कहते हैं। समझ गई बात। चलिए अब अगला हमारा आता है वाटर ट्रीटमेंट, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कैसा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मान के चलिए, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है आपको, आइए पहले तो आपको कठोरता के बारे में जान लेना है। कठोरता क्या है थोड़ा सा नॉर्मल में समझा देता हूँ कि जल में, ठीक है, जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम दोनों के बाइकार्बोनेट हो सकते हैं, या क्लोराइड या सल्फेट, ठीक है, इनके होने के कारण, ठीक है, इसी को जल की कठोरता कहते हैं। और ये दो तरीके की है, एक अस्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता में क्या होता है कि जिसे हम आसानी से दूर नहीं कर सकते, उबाल कर नहीं दूर कर सकते, और अस्थायी कठोरता को उबाल करके हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अस्थायी कठोरता के लिए बहुत सारी मेथड्स यूज होते हैं, और अस्थायी कठोरता तो आप इसे उबाल करके दूर कर सकते हो, इसका हीट ट्रीटमेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अपने कुछ टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। उसमें से हमारा टॉपिक है जिस पर मैंने हेडिंग लगा रखा है, वो है आपका बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है उसे समझिए। वे विलयन जिसमें किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की थोड़ी सी भी मात्रा मिलाएं और उसके पीएच वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं हो या बहुत कम परिवर्तन हो, इसे हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। कोई भी विलयन है, ठीक है, जिसमें किसी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार को हम मिलाए, और कितना मिलाया हमने, थोड़ी सी मात्रा मिलाई, तो उसके पीएच वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, यही आपका जो परिवर्तन है, बहुत कम परिवर्तन हुआ, इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं। और बफर विलयन में थोड़ी सी मात्रा अम्ल या क्षार के मिलाने पर उसके पीएच मान में परिवर्तन में विरोध करने की क्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, बफर क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो बफर क्या है सॉल्यूशन, और बफर क्रिया क्या है वो समझ गए। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, यह विलयन की अम्लता या क्षारकता क्या रहती है, रिजर्व्ड रहती है, मतलब एक स्थिर रहती है, आपका आरक्षित रहती है। इससे पीएच मान में क्या होता है, परिवर्तन का विरोध होता है, ठीक है। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर बफर विलयन के पीएच मान में परिवर्तन जो होता है वो नगण्य होता है, और तनु विलयन करने पर पीएच वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी अगर विलयन को हम क्या करें, हल्का कर दें, तब भी आपके पीएच वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं होगा। कभी कभी पूछ लेता है कठोर जल से क्या क्या हानियाँ होती हैं, तो इससे घरेलू कार्यों में हानियाँ होती हैं। कठोर जल पी नहीं सकते, कठोर जल से स्नान करने में दिक्कत है, कपड़ा धोने में कठोर जल दिक्कत करता है, कागज़ उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, धुलाई या रंगाई में और फोटोग्राफी में, ठीक है। तो ये आपके कठोर जल से हानियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेनन है, अपक्रमण है, वो सारी चीज़ें आप सभी कैसे करोगे वो आपको बता दूं कि आप सभी 9369041920 पे क्या कर लेना है, आपको व्हाट्सएप कर लेना है, और नोट्स की जो प्राइस है वो मात्र 49 है। आप सभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है, 1 लीटर जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 लीटर जल का नमूना है, उसमें कार्बनिक पदार्थ जो उपस्थित हैं, ठीक है, का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 अंश सेंटीग्रेड पर 5 दिन में, ठीक है, का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 अंश सेंटीग्रेड पर 5 दिन में हम क्या करते हैं, पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम बीओडी कहते हैं। भैया 100% एग्जामिनेशन में आने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। 1 लीटर हमने जल का नमूना लिया, उसमें उपस्थित जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का जो सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 अंश सेंटीग्रेड और 5 दिन में पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, उसके लिए जितना भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बीओडी का मान जो होता है 0.75 से 1.5 के बीच में होता है, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर के बीच में होता है, यह होना चाहिए। अगला हमारा आता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम कहते हैं सीओडी। ऑक्सीजन की वह मात्रा जिसमें उपस्थित सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए हमें जितने भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम सीओडी कहते हैं, ठीक है। और एक अच्छी जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। अब हम जल की कठोरता को, नॉर्मल कठोरता को हम क्या करते हैं, उबाल करके दूर कर लेते हैं। क्लार्क विधि है, ये सारे विधि है, धावन सोडा विधि है, इन सब से यूज कर लेते हैं। लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो क्या है, परमिट्यूट या जियोलाइट विधि। क्या है, परमिट्यूट या जियोलाइट विधि।
यह विधि जो यूज की जाती है वो जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने के लिए की जाती है। इस विधि में हम क्या करते हैं, सोडियम और एल्युमिनियम के मिश्रित सिलिकेट जिसे हम क्या कहते हैं Na2Al2Si2O8 इंटू XH2O, जिसे हम सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं और इसे हम परमिटिड भी कहते हैं। तो आपसे सोडियम जियोलाइट विधि पूछे, परमिटिड विधि पूछे, इतना ही आपको लिखना है। अब इसमें क्या क्या होता है वो समझिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, नीचे लिखा हुआ है परमिटिड की मोटी तह को रेत की तहों के बीच में रखते हैं, ठीक है। सपोज ये आप दो रेत की तह बना लो, ठीक है, और हमने क्या किया, इसमें परमिटिड को क्या कर दिया, परमिटिड को रख दिया, ठीक है। ये ऊपर आपकी रेत की तह, इसे आप थोड़ा सा दिमाग तरीके से रटने की कोशिश करिए, मत करिए, आप इसे समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो भी कठोर जल है यहाँ पर इसका हमने प्रवाहित किया, ठीक है, कठोर जल प्रवाहित किया। अब जो इसमें पहले जो बड़ी बड़ी थोड़ी सी अशुद्धियाँ थी, ठीक है, वो पहली तह से छन गई, ठीक है। अब जो नॉर्मल कठोर जल की अशुद्धियाँ हैं वो तो नहीं वहाँ से निकली, तो वो आई परमिटिड से क्रिया की, और परमिटिड से क्रिया करने के बाद जब क्रिया करती है तो क्या करती है, अवक्षेप के रूप में बन, अवक्षेप का मतलब कि नीचे कहीं पर जम जाना, ठीक है। तो ये आपकी नीचे जम जाएगी और आपका जो भी कठोर जल से शुद्ध जल बना है, ठीक है, यहाँ पर एक रास्ता निकालेंगे और वहाँ से इसे निकाल करके बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो ये परमिटिड और जियोलाइट विधि है जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे। फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ऊपर से समझिए। जियोलाइट के सोडियम आयनों का यह गुण होता है कि ये अन्य धनायनों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं, यानी ये अवक्षेप बन जाएंगे, और परमिटिड की मोटी तह को रेत की तहों के बीच में रखते हैं और कठोर जल ऊपर से प्रवाहित किए हैं। जो रेत की पहली तह होगी उसमें छनने के पश्चात परमिटिड से क्रिया करेगा और किस चीज़ का अवक्षेप बनेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के रूप में आपकी जो अशुद्धियाँ रहेंगी वो उसके जियोलाइट का अवक्षेप बनेगा, और रेत की निचली तह अवक्षेप को रोक लेगी। रेत की जो निचली तह होगी वो अवक्षेप को रोक लेगी और मृदु जल छन कर नल के रास्ते से, वहाँ पर नल की सुविधा करेंगे और नल के रास्ते से बाहर आ जाता है। आपको इसमें से एक फॉर्मूला जरूर याद कर लेना चाहिए। जेड जो है उसे Al2Si2O8 इंटू XH2O लिखते हैं। अब अस्थायी कठोरता के लिए आप याद कर लो कैल्शियम का, ठीक है, CaCH3 का होल थ्राइस, CaCH3 का होल ट्वाइस, और Na2, और जेड जो है आपका Al2Si2O8 इंटू XH2O है। और फिर क्या बनेगा, ये कैल्शियम का यहाँ पर अवक्षेप बन जाएगा और 2NaHCO3 अलग से निकल जाएगा। और फिर इसी तरीके से कैल्शियम के लिए भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के लिए याद कर लीजिएगा, ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह सब के लिए है, ठीक है। तो एक एक का याद कर लीजिएगा और इतना आपका लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं कि पुनः ऊपर से साधारण नमक का 10% घोल प्रवाहित करते हैं जिससे सोडियम जियोलाइट बन जाता है। और फिर Ca जो आपका यहाँ पर क्या निकल के आया, CaZ निकल के आया ना, और MgZ निकल के आया, तो हमने इसका क्या करा, इसमें हमने 2NaCl लगा दिया, तो फिर CaCl2 और 2NaZ मिल जाता है, ठीक है। और यह विधि जो होती है बार बार प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली विधि है, बाकी बहुत सारी विधियाँ हैं, धनात्मक ऋणात्मक रेजिन विधि वगैरह, तो इसे आपको ज़रूर देख लेना है, ठीक है। ओस्टवाल्ड विधि है और सारी चीज़ें हैं। और EDTA है, EDTA आप सभी इसका फुल फॉर्म वगैरह याद कर लीजिएगा। EDTA का डाई एमीन टेट्राएसिटिक एसिड है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं कहता हूँ कि आप नोट्स लेकर के अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हो। अगला आता है स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछा जा सकता है, इस बात की ध्यान रखें। एक विधि मैंने बता दी। अब जल की जो भी कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट की अगर कोई विधि पूछता है तो आप सोडियम और जियोलाइट या परमिटिड विधि को आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब पूछ लेगा कि जल का जीवाणुनाशन, यानी हमारा जो जल है उसमें जीवाणु हैं तो उसको हम किस तरीके से दूर करते हैं। तो क्लोरीमिन विधि पूछी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो ओजोनीकरण और क्लोरोनीकरण पूछी जाती है। तो क्लोरीमिन को आप नोट से लेकर के पढ़ लेना, और ओजोन के द्वारा जो है उसको समझा देता हूँ कि ओजोन जो है एक अच्छा जीवाणुनाशक है और ओजोन नीले रंग का होता है। इसका क्वथनांक 111 सेंटीग्रेड और गलनांक जो होता है वो 250 सेंटीग्रेड होता है। यह ओजोनाइजर उपकरण में ठंडी तथा शुष्क ऑक्सीजन लेकर उसमें शांत विद्युत विसर्ग उत्पन्न करके बनाया जाता है, यानी 3O2 जो होता है वो 2O3 में चेंज हो जाता है और आपका O3 जो है वही आपका ओजोन होता है।
ओजोन जो होता है बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है और टूट करके हमेशा क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन, O2+O, यानी O जो है वो आपका एक नवजात ऑक्सीजन है और यह नवजात ऑक्सीजन जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है और जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं ओजोनीकरण को देखिए। ओजोन के द्वारा जीवाणुनाशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जल को एक टैंक में भर लिए और टैंक में हम ओजोन गैस प्रवाहित करते हैं और टैंक के ऊपरी भाग से जीवाणु रहित जल प्राप्त होता है और जल व ओजोन का संपर्क जो है 10 से 15 मिनट के बीच में ही होना चाहिए और ओजोन की सांद्रता 2 से 3 ppm तक होती है। तो ओजोनीकरण करने के लिए हमने जल टैंक में भर लिया और टैंक में हमने ओजोन गैस प्रवाहित कर ली और टैंक के ऊपरी भाग से जीवाणु रहित जल जो होगा वो निकल जाएगा। अब ओजोनीकरण के लाभ और हानि भी लिख दीजिएगा। ओजोनीकरण से जल और रंग का गंध आदि दूर हो जाते हैं और कोई अवशेष नहीं बचता है। यह जल को रासायनिक रूप से प्रदूषित नहीं करता है। जल में O3 की अधिकता भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। नुकसान, यह एक संक्षारात्मक पदार्थ है क्योंकि ये वो नवजात ऑक्सीजन जो है वो एक संक्षारण युक्त पदार्थ है, तो आपकी टंकी वगैरह के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा और उसका जो अशुद्धि है वो आप सभी को देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसकी ज़्यादा मात्रा ना यूज करें। ओजोन का निर्माण एक कठिन प्रक्रिया है क्योंकि शांत विद्युत विसर्ग से, ठीक है, O3 को O2 को 2O3 में कन्वर्ट कराने में बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये काफ़ी महंगा भी रहता है। अगला जो हमसे पूछेगा वो पूछेगा क्लोरोनीकरण। ठीक है, क्या पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, क्लोरोनीकरण। इसको मैं ज़रा हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ कि क्लोरोनीकरण आप याद कर लेना। अब इसमें क्या होता है कि क्लोरीन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस व क्लोरीन सांद्र विलयन जल के साथ क्रिया करता है और HCl तथा क्या होता है, हाइपोक्लोरस एसिड प्राप्त होता है। Cl2 और जल इसनो मिक्स करा और हाइपोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों HCl प्राप्त किए। HOCl जो है एक जीवाणुनाशक पदार्थ है। अब इसी को यूज करेंगे किसके रूप में, जीवाणुओं को नष्ट करने के रूप में। अब अगर क्लोरीन का हम उपयोग कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट पहला हमारा एक पॉइंट रहेगा, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है, क्लोरीन प्रारंभ में जीवाणुओं को नष्ट करने में क्या होता है, अधिक सक्रिय रहता है, लेकिन जब समय बदल जाता है, समय थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तो आपका जो क्लोरीन है वो थोड़ा सा निष्क्रिय फॉर्म में आ जाता है। अगला हमारा है जल का तापमान। तापमान बढ़ने पर क्लोरीन के द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं के नष्ट होने की दर भी बढ़ती है। तो अगर हम तापमान बढ़ा कर अगर रखेंगे तो हमारे जो भी जीवाणु हैं वो सूक्ष्म जल्दी से वो ख़त्म हो जाएंगे। अगला है जल का pH मान। क्लोरीन में जो जल है उसमें क्लोरीन के द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं के नष्ट होने की दर जो है, ठीक है, उसमें pH मान जो होता है वो 5 से 6.5 के बीच में रहता है। अगला हमारा क्लोरीन की उपयोगिताएं हैं और आपका हानि है। ये अधिक प्रभावी है और कम खर्चीला है, कम स्थान घेरेगा, ये लंबे समय तक खराब नहीं होगा, एक आदर्श जीवाणुनाशक है। हानियाँ क्या क्या है, अगर अधिक देर तक मिलाओगे तो क्या होगा, इसमें जो स्वाद होगा वो उसका अलग तरीके से आने लगेगा। इसमें म्यूकस झिल्ली को प्रभावित कर सकती है और मुक्त क्लोरीन की मात्रा 0.1 से 0.2 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला आता है नगर पालिका अपशिष्ट जल उपचार, यानी नगर पालिका में जो भी आप सभी के जल हैं उनका हम किस तरीके से प्यूरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर अवक्षेप के रूप में कर सकते हैं, अवसादन के रूप में कर सकते हैं, यानी और फिल्टर लगा करके कई सारे तालाबों में कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। मैं पिछले 3 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर को मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ इसके बदले आप कोई और एक अच्छा सा चैप्टर पढ़ लो, उसका काम आप सभी का आसान हो जाएगा और आपकी बैक भी क्लियर हो जाएगी। तो मेरी तरफ से इस चैप्टर को मूव करिए और चलिए संचारण की तरफ लेकर के चलते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 जो है संचारण और उसका नियंत्रण। देखिए आपका जो कोरोजन चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये आपका एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो यहाँ से आप आराम से लिख करके भी नंबर प्राप्त कर सकते हो। जब धातुएं वातावरण में उपस्थित धूल, नमी तथा अन्य गैसों के संपर्क में आती हैं, ठीक है, तो इनकी जो सतह है वो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, खराब होने लगती है। धातुओं की सतह का इस प्रकार धीरे धीरे जो नष्ट होता है, नष्ट होना है, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। मतलब कोई भी धातु है उसे हमने खुले में क्या कर दिया, रख दिया। अब क्या हुआ कि उस पर बहुत सारी गैसेज, बहुत सारी नमी, धूल, धक्कड़ ये सब पड़ा और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वो धातु जो है वो हल्का हल्का सा खराब होने लगी और इसी को हम कहते हैं संक्षारण। ठीक है,
और आपके धात्विक संचारण भी होते हैं। धात्विक संचारण क्या कहलाता है वो समझिए। धातुओं का किसी निश्चित वातावरण जैसे आर्द्रता, वायु, ठीक है, कोई भी निश्चित वातावरण जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा है या वायु ज़्यादा है के संपर्क में आकर अवांछित यौगिकों जैसे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आदि के रूप में परिवर्तित होकर धीरे धीरे सतह का कलुषित होना यानी खराब होना क्या कहलाता है, मेटेलिक संचारण कहलाता है। और ये दो तरीके का है, एक वायुमंडलीय संचारण है और एक निमज्जित संचारण है। ठीक है, इसे आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ लेना। संचारण से हानियाँ क्या क्या होती हैं उसे समझ लीजिए, और संचारण को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, संचारण को किस तरीके से प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसको समझिए जो इम्पोर्टेंट है। ये धातु की उपयोगिता को प्रभावित करता है। धातु की सतह की चमक जो होती है वो खराब हो जाती है। धातु खराब होने लगती है, ये तो फिक्स बात है कि भाई अगर संचरित हो रहा है तो खराब होने लगती है। मशीनों में प्रयुक्त धातु अपने कार्य के लिए जो है उपयुक्त नहीं रहते, मतलब अगर वो धातु खराब हो गई तो जहाँ पर हम इसे उपयोग करने के लिए सोच रहे हैं वहाँ पर वो उपयुक्त नहीं रहती है। संचारण के कारण धातु का जो मूल्य होता है वो कम हो जाता है, और फाइनेंशियली कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसमें हमको लॉसेस देखने को मिलेगा, यानी हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। संचारण के कारण धातु के बर्तन में रखी कोई और धातु है वो भी खराब हो जाती है, और मशीन की इफ़िशियंसी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा रफ चलने लगती है। ठीक है, अब धातु कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं वो क्या क्या। ठीक है, धातु की सक्रियता, अगर धातु को अधिक क्रियाशील धातु के पास अगर रखा जाएगा तो वो उसका संचारण जल्दी कर देगी, यानी वो जल्दी खराब होने लगती है, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, आर्गन हो गया। ठीक है, अगला है आर्द्रता। किसी वायु में आर्द्रता अगर अधिक है तो संचारण की दर जो होती है वो अधिक होती है। तो हमारा 2 पॉइंट हो गया। तीसरा है विलेन का पीएच मान। अगर पीएच मान की वैल्यू 7 से कम है तो क्या होगा कि संचारण का खतरा अधिक होगा। अब आप सभी कमेंट करके वही बताना कि जो पीएच वैल्यू है 7 पर आपको पता है कि उदासीन होती है, और पीएच वैल्यू 7 के ऊपर क्या होती है, 7 के नीचे क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। और 7 के नीचे है और 7 संचरित हो रही है तो वो आप सभी जरूर कमेंट करिएगा। धातु की शुद्धता, यदि अधिक अशुद्धियाँ हैं तो संचारण अधिक होगा, इसीलिए सब चीज़ों को साफ सफाई करके ऑयल वगैरह लगा करके रखना चाहिए। अगर ताप बढ़ाओगे तो संचारण की दर बढ़ेगी। धातु की सतह अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो भी संचारण तेज़ी से होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर कोनों पर बहुत कुछ बैठ जाता है और इसकी वजह से वो धातु जल्दी संचरित होने लगती है। जंग लगने की क्रियाविधि, यानी लोहे में जंग कैसे लगता है वो समझना है। आयरन यानी लोहा का ऑक्सीजन तथा नमी की उपस्थिति में संचारण जंग लगना कहलाता है। कोई भी लोहा है वो आपको ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में रखा गया है तो उसमें जो भी उसका संचारण हो रहा है इसी को हम जंग लगना कहते हैं। जब आयरन अवाद्र वायु के संपर्क में आता है तो इसकी सतह पर बनने वाले लाल नारंगी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, जंग। और जंग की जो रासायनिक संरचना होती है Fe2O3 × XH2O होती है। जंग Fe2O3 और FeOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, और ये प्रायः कैसा होता है, भूरा होता है। समझ में आ गई बात। चलिए अगला है 4Fe + 3O2 + 3H2O Fe2O3 + 2FeOH का होल ट्राइस। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, बाकी आप इसके सारे रिएक्शन को याद कर लेना। जंग आयरन धातु पर नहीं चिपकता है और उसको ऐसे ऐसे रगड़ोगे तो वो क्या करता है, छूट करके नीचे गिर जाता है। ठीक है, जंग लगने की प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपलब्धता से जंग लगती है। अक्रियाशील धातु इसके संपर्क में हो। पानी में घुला नहीं होना चाहिए। अम्लीय गैसों का घुला होना भी आपके जंग लगने का कारण बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंग कैसे हम रोक सकते हैं वो समझिए। लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगा दीजिए। लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दीजिए, गैल्वेनीकरण जिसे कहते हैं। लोहे पर टिन, क्रोमियम आदि की परत चढ़ा दीजिए। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करिए, यानी आप किसी भी आयरन में क्रोमियम मिला देते हो तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है और वही आपका जंग रोधी हो जाता है। संचारण को रोकने की क्या क्या विधियां हैं उसको समझिए, मतलब अपने संचारण को हम किस तरीके से रोक सकते हैं जिससे हमारे धातु जो है कम संचरित हो, यानी हमारा नुकसान भी कम हो, और उससे कई सारे लॉसेज हैं जो कि मैंने आने इस वीडियो में बता दिया है। अब हम क्या करेंगे संचारण को रोकने के लिए, पहला तो उपयुक्त डिजाइन प्रयोग करेंगे। किसी धातु की डिजाइन अगर सही नहीं है तो वो संचारण
होने की संभावना जो है अधिक बनी रहती है। जैसा कि कोई भी धातु है वो असमान तरीके से अगर मैच कर रही है तो यहाँ पर कोनों पर क्या होता है, संक्षारण की जो दर होती है, कोनों पर थोड़ा सा कोई भी ऐसा पदार्थ चिपकेगा जिससे हमारा धातु संचरित हो सकता है। तो आप सभी के जो भी धातु होने चाहिए वो एकदम बिल्कुल सही, एकदम सीधे होने चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर आपके दो धातु संपर्क कर रहे हैं वहाँ पर ऐसा कुछ ना बना हो जिससे कि वहाँ पर कोई भी जल वगैरह या विलयन वगैरह उपस्थित हो सके, ठीक है। असमान धातु के बारे में बता दिया। डिज़ाइन में नोकदार कोने वगैरह नहीं होने चाहिए जहाँ पर ठोस पदार्थ जमा हो सके। कोई छेद या दरार भी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वहाँ पर वेल्डिंग वगैरह कर दिया जाना चाहिए। अगर आप सभी शुद्ध धातु का प्रयोग कर रहे हो तो संक्षारण की संभावना कम रहती है। मिश्र धातु का प्रयोग कर रहे हो तब भी संक्षारण की कम रहती है, जैसे आयरन में क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस स्टील आप बना सकते हो, ठीक है। अगला है हमारा संदबक। एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको अगर डाल दोगे तो चारों तरफ एक परत बना लेता है जिससे हमारा जो भी धातु है वो संचरित नहीं होगा। अगर एक हम सही माध्यम का प्रयोग करें जहाँ पर हमारा नमी वगैरह कम हो, ठीक है, सब कुछ एक लिमिटेड में हो, तो संक्षारण को रोका जा सकता है। आगे मेटल कोटिंग के बारे में है जिसमें गैल्वेनीकरण है, मतलब सब परत चढ़ाने की बात है। टोटल थ्योरी है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट्स को लेकर के पढ़ सकते हो। नोट्स आपको 9369041920 पे व्हाट्सएप करने पर मिल जाएगा और नोट्स की जो प्राइस है वो 49 है। टोटल थ्योरी है और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी है। IUPAC कहाँ से पढ़ना है वो समझ लीजिए। देखिए IUPAC की जो क्लास है मैंने ऑलरेडी करा रखी है, बहुत सारा, बैक पेपर हो या नॉर्मल पेपर हो सबका पेपर सेम है, IUPAC सेम ही आएगी। और IUPAC अकेले 7 नंबर की आएगी या 6 नंबर की आएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि IUPAC आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब कैसे पढ़ोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से IUPAC आप पढ़ लेना, ठीक है। या आप सभी अगर कमेंट करोगे तो मैं IUPAC एक क्लास करा दूंगा बैक पेपर के लिए हाफ आवर का, लेकिन आपका उसके लिए कमेंट आना चाहिए। तो पॉलीमर आप सभी से पूछेगा। पॉलीमर जो होता है उच्च अणुभार वाले एक बड़े अणु होते हैं, ठीक है, जो एक या एक अधिक प्रकार के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और एक या एक से अधिक अणुओं के आपस में मिल करके किसी एक बृहद अणु का निर्माण होना ही हमारा क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और वह छोटा सा छोटा अणु जो मिल करके क्या करता है, बहुलक का निर्माण करता है, वह छोटा अणु ही एकलक कहलाता है। तो तीनों डिफिनीशन मैंने बहुत शॉर्ट वे में बता दी है, मुझे लगता है कि ये अब आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला है। इसमें दो तरीके के पॉलीमर है, एक एडिशन पॉलीमर्स, एक आपका कंडेंसेशन, ठीक है। आपका एडिशन पॉलीमर होता है और एक आपका दूसरा कौन सा पॉलीमर होता है, संघनन, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। तो आपको जो भी नॉर्मल एडिशन पॉलीमर है उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है इसी संघनन पॉलीमर से पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है। नोट से ले लोगे तो उसको भी रिवीजन मान लोगे। बाकी नायलॉन 66 है, इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है वो समझिए। इसका नायलॉन 66 का निर्माण ध्यान से देखिए, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। एडिपिक अम्ल, ठीक है, और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के उच्च ताप और दाब पर संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। इसका आपको जो भी स्ट्रक्चर है उसको आपको याद करना होगा। इसका गुण क्या है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है और गलित अवस्था में फाइबर में ढाला जा सकता है। इसका उपयोग बुश के सूख, शीशों, रस्सी तथा वस्त्र उद्योगों में किया जाता है, ठीक है। अगला है फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत सरल मैंने बना दिया है, किताबों में भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला है। इसका निर्माण फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया के द्वारा होता है और अम्लीय तथा क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको प्राप्त किया जाता है। इसका क्या क्या गुण है, यह एक थर्मोस्टेटिंग जो है बहुलक है, विद्युत उपकरण हो गया, कंप्यूटर, डिस्क आदि के निर्माण में होता है, ठीक है। अगला हमारा जो है नायलॉन 6 है, इसे हम परलान भी कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है वो केप्रोलेक्टम के जल के साथ उच्च दाब पर बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग टायर, कार्ड्स, एस्बेस्टॉस सीट, सीमेंट, वस्त्र तथा रस्सी के निर्माण में होता है। अब प्लास्टिक जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में आएगा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ 100%, क्या 100% आपके एग्जाम में +5 नंबर में आएगा। मेरे प्यारे साथियों, प्लास्टिक पढ़ लेना, प्लास्टिक बिना पढ़े मत जाना। मैं कह रहा हूँ
समझ लीजिए, इसको बहुत एवरेज है, समझ जाइए। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक तो आपने बहुत सारे देखे हैं, इसमें दो टॉपिक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में अंतर भी पूछेगा, और थर्मोप्लास्टिक नॉर्मल या थर्मोसेटिंग पूछ लेगा। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है कि वह बहुलक जिसको गर्म करने पर वो मुलायम हो जाएं और फिर इन्हें किसी शेप और साइज में डाल करके उसको आकृति को हम चेंज कर लें, फिर चाहें तो इसे गर्म करके अपनी मूल अवस्था में लाएं, इसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन। लेकिन थर्मोसेटिंग है जिसे गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन द्वारा कठोर पदार्थ में बदल जाते हैं, जैसे बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड। मतलब इसे गर्म करके फिर से पुनः दूसरी अवस्था में नहीं डाल सकते या अपनी अवस्था में नहीं ला सकते। अंतर देखिए क्या है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। ये गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और पिघल जाते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, जलना प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि इनको पिघलना नहीं आता है। ठीक है, इन्हें गर्म करके किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, इन्हें पुनः किसी आकार में नहीं ढाला जा सकता। ये क्या होते हैं, कम भंगुर होते हैं, यानी इसे लचक रहता है, इसमें टूटने की संभावना कम रहती है। ये अधिक भंगुर होते हैं, इन्हें आप रगड़ोगे या थोड़ी जोर लगाओगे तो टूट जाएंगे, जैसे चाक। ठीक है, इनकी संरचना होती है लीनियर होती है, इनकी 3 डायमेंशनल होती है, इनका निर्माण योगात्मक यानी एडिशनल पॉलीमर से होता है, इनका निर्माण संघनन पॉलीमर से होता है। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पीवीसी इसका एग्जाम्पल है, बेकेलाइट, मेलेमाइन आदि इसका एग्जाम्पल है। जैव अपकर्षणी बहुलक कई बार पूछा गया है, वह बहुलक जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा विष रहित पदार्थों में क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं या बदल जाते हैं, उसे हम जैव अपकर्षणी बहुलक कहते हैं। जैसे कागज, रुई, सिल्क, ऊन, जूट आदि। ये बहुलक वातावरण को प्रदूषित नहीं करते। इस प्रकार का प्लास्टिक सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा विष रहित पदार्थों में अपघटित नहीं होता और वातावरण को प्रदूषित करती है। ठीक है, अगला आता है ब्यूना एस और ब्यूना एन रबर में अंतर, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसे स्टाडायरीन ब्यूटाडाइन रबर कहते हैं, इसे नाइट्राइल रबर कहते हैं एन को। यह सहबहुलक के मोनोमर स्टाइरिन तथा ब्यूटाडाइन होते हैं, ये मोनोमर ब्यूटाडाइन तथा एक्रिलोनाइट्राइल होते हैं। स्ट्रक्चर याद कर लेना, रबर के सोल, बेल्ट, हॉस पाइप तथा गाड़ियों के टायर बनाने में, वायुयान उद्योग संवाहक और बेल्ट, छापे खाने के रोलर्स तथा तेल प्रतिरोधक बनाने में। तो इतना अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका 20+ स्कोर यहाँ से तैयार हो गया, और 7 नंबर आपका IUPAC 27 नंबर हो गया। अब आपके 10 नंबर में बताऊँगा फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, वो चलिए आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम पहले चैप्टर को अब कवर कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट वे में कवर कर रहे हैं सारी चीज़ों को। कक्ष ऑर्बिट क्या होता है कि किसी परमाणु में कक्ष एक निश्चित गोलीय पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है। सपोज ये कोई आपका गोला है, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो यही आपका एक कक्ष हो गया। ठीक है, अब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, नाभिक के चारों ओर स्थित, ठीक है, नाभिक के चारों ओर स्थित वह 3 डायमेंशनल एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। नाभिक कोई है, ठीक है, उसके चारों ओर स्थित 3 डायमेंशनल एरिया, ठीक है, उसके चारों ओर स्थित 3 डायमेंशनल एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब शेप क्या कैसे कैसे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के, ऑर्बिटल्स के, एक s ऑर्बिटल हो गया यानी यस कक्षक होता है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इसकी आकृति कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा, गोलाकार होती है, और इसमें अधिकतम कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेम इसी तरीके से है p ऑर्बिटल। ठीक है, p ऑर्बिटल में 3 कक्षक से मिलकर बना होता है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसकी आकृति कैसे होती है, डबल डेम्बल। तो जो s ऑर्बिटल है वो आपके 2 कक्षक से मिलकर बना है। ठीक है, केवल s कक्षक होता है, इसमें 2 कक्षक नहीं होते, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, और d ऑर्बिटल में जो होते हैं आप सभी के, उसमें 5 कक्षकों से मिलकर बना होता है, और इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी आकृति डबल डेम्बल के आकार की होती है। f कक्षक में 7 कक्षकों से मिलकर बना है, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी आकृति कॉम्प्लेक्स होती है। अब आइए 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जिसे हम पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। पाउली चचा का नियम क्या है, किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान जो होते बराबर नहीं होते हैं। किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होते। कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं आप सभी को इस PDF में तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मैं कहीं पढ़ाया हूँ तो वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस PDF में तो क्वांटम नंबर नहीं है, ठीक है,
तो अभी क्वांटम नंबर के बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर के आपको दे देता हूँ। अगला हमारा अफबाउ प्रिंसिपल। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते क्रम में प्रवेश पाते हैं, अर्थात कम ऊर्जा का उपकोष इलेक्ट्रॉन से पहले भरा जाता है, उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले उपकोषों की तरफ जाते हैं। ये आपका अफबाउ का नियम है। हुंड चचा का नियम है, किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक जो है पेयर में नहीं होंगे जब तक उसके प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर दूसरा जब भरा तो इसमें यहाँ पर दूसरा नहीं भरा जा सकता था, ये आपके दूसरे में लेकर चले गए। तीसरा जब भरा तो ये नहीं था कि यहाँ पर भी इस वाले को यहाँ पर नहीं ला सकते थे, ठीक है। जब चौथा हुआ तो देखिए अब पेयरिंग शुरू हो गई। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं हुंड चचा का नियम, ठीक है। चलिए मैं आप सभी को बता दूं कि आप क्वांटम नंबर ज़रूर पढ़ लेना प्लीज़। इस पीडीएफ में है नहीं तो मैं क्वांटम नंबर अच्छे से समझा देता। क्वांटम नंबर आपके एग्जामिनेशन में 100% आने वाला है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब आता है हमारा केमिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड क्या है, ठीक है। किसी अणु में उपस्थित वह बल जो अवयवी परमाणुओं को एक दूसरे से बांधे रखते हैं उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। 3 तरीके के बॉन्ड हैं आपके, विद्युत संयोजी बंध हैं आप सभी के, सहसंयोजी बंध हैं और उप सहसंयोजी बंध है। सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये थ्योरी सब्जेक्ट है, मैंने कहा कि नोट्स अगर आप लोगे तो उसमें आप पढ़ करके अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं नहीं समझाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको समझाता हूँ। सिग्मा बॉन्ड क्या है, एक ही अक्ष पर 2 कक्षकों के सिरों के ओवरलैपिंग से जो बंध बनते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बंध या एक स्ट्रॉन्ग बंध होता है, ठीक है। तो सिग्मा बंध जो होता है एक ही कक्षकों के सिरों की ओवरलैपिंग से होता है, ठीक है। अगला है हमारा पाई बंध। पाई बंध क्या होता है कि एक ही अक्षकों के सिरों के पार्श्वी अतिव्यापन से, ठीक है। अब इसको समझा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके का है, ठीक है। तो इसमें ही आपका ओवरलैपिंग होता है, ये आपके किस में होता है, ये पाई बंध में होता है, ठीक है। अगर हम सिग्मा बंध की बात करें तो सिग्मा बंध में इस तरीके का होता है, ठीक है। इस तरीके का बंध आप सभी का बनता है। तो एक ही अक्ष पर बन रहा है और इसमें क्या हो रहा है कि पार्श्वी अतिव्यापन यानी वर्टिकल के पोजीशन में हो रहा है। और 2 पी कक्षकों या पी या डी कक्षकों के पार्श्वी अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे हम पाई बंध कहते हैं और यह एक वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बंध बनने के बाद पाई बंध बनता है, ये बात ध्यान रखिए। सिंगल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा और पाई बंध में अंतर कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की उम्मीद है। यह एस पी और पी कक्षकों के एक सिरों के अतिव्यापन से बनता है या पी के पार्श्वी अतिव्यापन से बनता है। यह एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यह एक वीक बॉन्ड है। 2 परमाणुओं के बीच एक सिग्मा बंध होता है, 2 परमाणुओं के बीच एक या एक से अधिक पाई बंध हो सकता है। सिग्मा बंध किसी अणु में अकेले बन सकता है, पाई बंध या सिग्मा बंध, पाई बंध जो है वो सिग्मा बंध बनने के बाद बनता है। इसमें रोटरी मोशन संभव है, इसमें घूर्णन संभव नहीं है। चलिए आप सभी से अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वेस्पर थ्योरी पूछा जाएगा। वेस्पर थ्योरी टोटल आप सभी का थ्योरेटिकल है। ये क्या है, ये सिज्विक और पार्वेल ने इसको अणुओं की आकृति को समझाने के लिए दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। यह सिद्धांत संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण पर निर्भर करता है। इसके 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट याद होने चाहिए। क्या क्या पॉइंट है, अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। जो भी आपके संयोजी कोष होते हैं, संयोजी कोष का मतलब बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो केंद्रीय परमाणु की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं। जो संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है और केंद्रीय परमाणु दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। प्रतिकर्षण के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणुओं के चारों ओर एक निश्चित स्थान या निश्चित घेरा ग्रहण कर लेते हैं। अगला हमारा इसमें चौथा पॉइंट रहता है, केंद्रीय परमाणु के आसपास स्थित इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो बॉन्ड पेयर होते हैं, तो ये एक समान प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिसके कारण अणु की जो आकृति है वो सिमेट्रिकल होती है यानी सममित होती है। यदि केंद्रीय परमाणु के आसपास आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, एकाकी युग्म दोनों हो तो वे असमान प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो ये आप लिख भी सकते हो या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा आता है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। क्या है संकरण, से क्या होता है कि कोई भी 2 चीज़ लो और फिर उन्हीं दोनों चीज़ों को मिला करके, ठीक है, उसी आकार के उसी ऊर्जा का
ठीक है, नया कुछ बना करके दे दो, उसी को हम संकरण कहते हैं। मतलब समान ऊर्जा के हमने क्या किया, परमाणुवीय कक्षकों को आपस में मिलाया और समान ऊर्जा वाले एक ही आकार के समान संख्या में नए कक्षक बनाया, उसी को हम क्या कहते हैं, संकरण। और नए बनने वाले संकरण जो होंगे, कक्षक जो होंगे, वो संकरित कक्षक कहलाते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं संकरण के, वो समझिए। संकरण में परमाणु के केवल बाह्य कोश के कक्षक भाग लेते हैं, समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, बनने वाले नए कक्षक समान संख्या में होते हैं और समान ऊर्जा में होते हैं, और नए वाले बंध सिग्मा होते हैं, इसमें पाई बॉन्ड नहीं होते। ये आपके संकरण के समान लक्षण हैं। अब इसमें टाइप्स पूछता है, sp संकरण क्या है। यस और p कक्षक आपस में मिलकर के नए कक्षक का निर्माण करते हैं, उसे sp संकरण कहते हैं। C2H2BeF2 है। ज्यामिति लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। sp यानी sp2 आ गया तो एक s और 2p, ठीक है, मिलकर के नए कक्षक बनाए। sp3 एक s और 3p, sp3d यानी एक s 3p और एक d मिलकर के बनाए। आपके स्क्रीन पर है, ज्यामिति है, बॉन्ड एंगल सब याद कर लेना। sp3d2 है यानी एक s 3p और एक d2, ठीक है। अब एक लास्ट आता है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे पूछा जा सकता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के भी 5 ही पॉइंट हैं। जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षकों में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार अणु में भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विभिन्न आणविक कक्षकों में उपस्थित होते हैं। परमाणु में पारमाणविक कक्षकों में होते हैं और अणु में आणविक कक्षकों में होते हैं। परमाणुविक कक्षक में ओवरलैपिंग होता है, उतने ही अणु कक्षकों का निर्माण होता है। जितने परमाणुविक कक्षक में ओवरलैप होगा, उतने अणु कक्षक का निर्माण होगा। समान ऊर्जा के परमाणुविक कक्षक के ओवरलैपिंग में ही भाग लेते हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन आप इसे यूज कर सकते हो। ओवरलैपिंग जितना अधिक होगा, बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। जब दो परमाणुओं के कक्षकों को मिलाया जाता है तो दो आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। इसमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। बाकी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसी तरीके से, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि सहसंयोजी यौगिकों के परमाणुओं के मध्य लगने वाले बलों की प्रकृति को समझाने के लिए क्या किया गया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का प्रयोग किया गया। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है कि सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपने ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। सहसंयोजी बंध की शक्ति कक्षकों के ओवरलैपिंग पर निर्भर करती है। यह रिक्त कक्षक आपस में मिलकर नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। सहसंयोजी आबंध बनने वाले इलेक्ट्रॉनों का स्पिन जो है विपरीत दिशा में होता है। तो आप सभी को मैंने अप्लाइड केमिस्ट्री को 56 या 57 या 58 मिनट के अंदर पूरी तरीके से समझा दिया है। अगर इस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हो तो 9369041920 पे क्या कर सकते हो, आप सभी व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको पूरी तरीके से नोट्स मिल जाएगा और नोट्स जो है वो आपको 49 में मिल जाएगा। तो ये थी आपकी छोटी सी वीडियो, कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।